गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेके आए हैं वेक्टर का पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। मेरा नाम है पांडव कुमार। पिछले पार्ट 1 में मैंने वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सेपरेशन के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है। मान लेते हैं दो वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है तो इसको एफ एक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस में चल रहा है तो इसको एफ वाई ले लेते हैं। ये दो वेक्टर है, एफ एक्स एंड एफ वाई। और इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो रिजल्टेंट ये होगा। इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो रिजल्टेंट ये है। रिजल्टेंट को ले लेते हैं एफ। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये एफ एक्स का क्या वैल्यू होता है, ये एफ वाई का क्या वैल्यू होता है। इसको दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व किया गया, तो हम लोग को पता करना है कि एफ एक्स का क्या वैल्यू होता है और एफ वाई का क्या वैल्यू लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से डॉटेड लाइन में जोड़ देते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। वेरी गुड। अब इधर से इसको जोड़ दीजिए, ये 90 डिग्री। चलिए, अगर ये थीटा है, चलिए इस ट्रायंगल में ले लेते हैं ओ, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं डी, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी। चलिए ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में देखिए ए डी बी, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस तो एफ एक्स, हाइपोटेन्यूज एफ। चलिए ये तो हो गया। अब अगर हम एफ का बात करें, एफ एक्स का बात करें तो क्या होगा? तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इधर मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल सा बात है। तो एफ एक्स का रेजोल्यूशन हो गया एफ कॉस थीटा। मतलब जहां भी एफ एक्स रहेगा वहां लिखेंगे एफ कॉस थीटा। मतलब आपको ये याद रखना है कि जिस साइड पे एंगल लगा हुआ है, जिस साइड से एंगल सटा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे एफ एक्स कॉस थीटा। इसको एक्स ले लें, इसको एक्स ले लें। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल, अब इधर से ट्रायंगल देखिए। अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ले लीजिए ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लोग बात करते हैं, लगाइए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हाइपोटेन्यूज हो गया एफ, हाइपोटेन्यूज हो गया एफ। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ वाई निकालना है ना, ये वाई है। अगर एफ वाई निकालना है तो क्या होगा? एफ साइन थीटा, तो वाई लेंगे। तो मतलब ये साइड जहां पे एफ वाई था, ये होगा एफ साइन थीटा। ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ये इसका रेजोल्यूशन होता। अब जब हमने रेजोल्यूशन निकाल लिया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? ये वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? चलिए, हम लोग को एक फॉर्मूला होता है, ये वेक्टर, ए वेक्टर एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि ए मोड इज इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स। ये क्या है? ए एक्स। और ये क्या है? ए वाई। ए एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई होल स्क्वायर, ए एक्स होल स्क्वायर ए वाई
होल स्क्वायर। चलिए ये वाला फॉर्मूला है, प्रूफ भी कर देते हैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए मोड जो होता है वो होता है रूट अंडर ax होल स्क्वायर प्लस ay होल स्क्वायर, ये इसका रूट होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूफ ध्यान से देखिए, इसका प्रूफ ध्यान से देखिए। तो हम लोग को ये क्या पता है कि ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos थीटा। वेक्टर में हमने पढ़ा है। अगर ये फॉर्मूला आपके लिए नया है, इसका मतलब आपने मेरा वेक्टर पार्ट 1 नहीं देखा है, तो अपने यूट्यूब चैनल में सर्च करें एपेक्स ट्यूटोरियल वेक्टर पार्ट 1, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर यहाँ की बात करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos थीटा। तो ये दोनों एंगल, ये cos थीटा क्या होता है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल। ये अगर ax है और ये ay है, यहाँ पे fx fy है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो चलो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 0, cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा हो गया 0। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ए का मोड निकाल दीजिए तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर रूट अंडर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से सॉल्व हो। चलिए आरएचएस को ले लेते हैं। आरएचएस में हमारे पास है रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। हाँ सही बात, चलिए ले लेते हैं रूट अंडर। अब ये ax का वैल्यू क्या है, ax मतलब ये fx, क्या वैल्यू है, f cos थीटा। तो इसका वैल्यू ले लेते हैं f cos थीटा। चलिए अब ay की बात करें, ay मतलब ये क्या है, f sin थीटा। होल स्क्वायर करना है ना, f sin थीटा होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चलिए रूट अंडर f स्क्वायर दोनों में है, तो f स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में f स्क्वायर कॉमन, तो ax स्क्वायर लेना था ना, कोई बात नहीं, आप इसको a ले लें, इसको a ले लें, इसको a ले लें, इसको a ले लें, इसको a ले लें। चलिए तो यहाँ a स्क्वायर और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1, तो रूट अंडर a स्क्वायर का वैल्यू आ गया a, मतलब रूट मोड। तो इस तरह से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। ये है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सिंपल, अगर कुछ नहीं सोचना, बड़ी सोचने की बात नहीं है। सोचना क्या है, ये इसको x ले ले, ये x है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ से एक मोड आ गया। जहाँ पे एंगल होता है, एंगल से सटे वाले को लिखना है f cos थीटा। अगर ये फोर्स f है, ये वाला एंगल से सटा वाला साइड को f cos थीटा, और इसके जस्ट ऑपोजिट को लिखते हैं f sin थीटा। ये इसका रेजोल्यूशन है। और एंगल तो हम लोग को पता ही है कि दोनों का जो एंगल होता है वो लेते हैं, उसको एंगल को ले लेना है। ये 90 होगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। चलिए आपने बोला सही तो हमने भी बोला सही। चलिए वीडियो को पॉज करके उसको उतार ले। चलिए
यहाँ तक आपने समझ गया, आप लोगों ने समझ लिया कि हम लोग वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। यूनिट वेक्टर के आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले वीडियो में मैंने बताया था यूनिट वेक्टर। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? तो हम लोगों ने बताया था कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो वेक्टर में दो चीज़ होता है, एक तो होता है मास, एक उसका वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड, और एक होता है उसका डायरेक्शन। वेक्टर में दो चीज़, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और ये कैप क्या होता था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते थे ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, ये होता था यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता था? यूनिट वेक्टर का काम होता है टू गिव डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का काम हमेशा क्या होता था? टू गिव डायरेक्शन। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर फिर से यूनिट वेक्टर बताने का कारण ये है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता क्या है? ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता क्या है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब तो समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, अगर बहुत सारे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अगर इसको डिनोट करने चाहेंगे तो चलिए ये ले लें, ये ले लें और ये ले लें। इसको ये एक्स एक्सिस में है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में है। और ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्या होता है कि ये हमेशा 90 डिग्री में, ये आपस में 90, ये 90, ये 90, मतलब तीन वेक्टर अगर आपस में 90 डिग्री में हो तो उन लोगों को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और इसको डिनोट, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर डिनोट करता है, एक्स एक्सिस में है तो आई कैप, एक्स एक्सिस में है तो आई कैप, अगर वाई एक्सिस में है तो जे कैप, अगर जेड एक्सिस में है तो के कैप। ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो होता है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जब भी हम लोग को कोई डायरेक्शन देना पड़ता है तब हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक फोर्स है, कोई फोर्स है 10 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, कोई फोर्स है 10 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में, तो इसको कैसे लिखिएगा? फोर्स इज इक्वल टू 10, उसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में आई कैप, एक्स डायरेक्शन में आई कैप। अगर इसको और इलोबरेट करें तो अगर हम ये बोले कि कोई फोर्स है 5 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में, कोई फोर्स है 10 न्यूटन का वाई डायरेक्शन में, कोई फोर्स है 8 न्यूटन का जेड डायरेक्शन में। हम लोग पहले वाले में क्या किए? फोर्स था 10 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में तो 10 आई कैप। अब क्या है? फोर्स है 5 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में, फोर्स है 10 न्यूटन का वाई डायरेक्शन में, फोर्स है 8 न्यूटन का जेड डायरेक्शन में। चलिए तो हम लोग इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? इसको कैसे डिनोट करेंगे? यहीं पे होता है लेके आए। चलो पहले हम लोग बात करेंगे 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में, मतलब 5 एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप प्लस 10 न्यूटन वाई डायरेक्शन में लिए वाई के लिए जे कैप और 8 न्यूटन जेड डायरेक्शन में लिए मतलब जेड कैप और वाई जे के कैप। ठीक है, तो मतलब एक्स डायरेक्शन रहेगा तो आई कैप, वाई डायरेक्शन रहेगा तो जे कैप, और अगर जेड डायरेक्शन रहेगा तो के कैप। ये हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन से ही आपको समझ में
आएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलता है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट, आपको क्वेश्चन अगर यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आ रहे हैं तो हम किसका सॉल्व करेंगे? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन द, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ए का डायरेक्शन, हमको ए का डायरेक्शन दिया हुआ है 3i + 4j, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये 3 मैग्नीट्यूड है और i x डायरेक्शन में है, 4 मैग्नीट्यूड है और j y डायरेक्शन में है। अब इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे यूनिट वेक्टर? ये मतलब दिया हुआ है सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए ए वेक्टर ये दिया हुआ है 3i कैप + 4j कैप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए वेक्टर क्या है? 3i कैप + 4j कैप। मोड ऑफ वेक्टर, मोड ऑफ वेक्टर का भी मैंने फॉर्मूला दिया कि मोड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू √ax² + ay²। इसका तो प्रूफ भी हमने किया था ना। चलिए अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये है 3i कैप + 4j कैप और नीचे ax, ये ax, ये ax, ये ay। तो ax के जगह पे हम पुट कर देंगे 3², ay के जगह पे पुट कर देंगे 4²। i और j नहीं पुट करना है, i और j कभी पुट करने की गलती नहीं कीजिएगी, ये तो डायरेक्शन कर रहा है ना, और हम लोग को यहाँ हमेशा मैग्नीट्यूड डालना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3i कैप + 4j कैप, 3² + 4², तो 3² 9, 4² 16, √125, तो वैल्यू आ जाएगा 5। चलिए ठीक है, तो ये 3/5 i मतलब x डायरेक्शन में प्लस 4/5 j डायरेक्शन में, ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर किसी फोर्स का कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अगर कोई बोले कि फोर्स का कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन फॉर्म, किसी फोर्स का कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है इन द टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, इन द टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। चलिए किसी फोर्स का कार्टेशियन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? चलिए सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म मतलब fx के टर्म में, कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें लिखना है तो मतलब fx यहाँ लिखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं f वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर इज इक्वल टू fx i प्लस fyj प्लस fz के। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, ये होता है किसी भी वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म। चलिए कार्टेशियन फॉर्म में हमने बना लिया। अब हमको बनाना है कि अगर एक न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, एक न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, इसका एडिशन कैसे होगा? चलिए एडिशन कैसे होता है? तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई क्वांटिटी दे दे कि ए वेक्टर दे दिया है 3i कैप 4j कैप माइनस कुछ भी ले लीजिए 5k कैप। हमारे पास बी दे दिया है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। हमारे पास सी दे दिया है 3i कैप, चलिए इसको माइनस ले लेते हैं, -2j कैप -2k कैप। कैसे ऐड करेंगे? ऐड तो सिंपल तरीका से करना है, ऐड तो आपको नॉर्मली जैसे आप ऐड करते हैं उस तरह से आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है ध्यान से देखिए, 3 + 4 7, 7 + 3 10i कैप,
चलिए ठीक है, 4 + 5 9, 9 - 2 7, 7j कैप। ये माइनस में 2 है ना, 5 + 2 -7, -5 - 2 -7, -7 + 1 -1, तो यहाँ ले लेते हैं k कैप, इसको 1 लिख सकते हैं। ये सिंपल जैसे हम लोग ऐड करते हैं उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको फील कब आएगा, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर, रिजोल्यूशन वेक्टर, फील आएगा जब आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाइएगा। फील आएगा जब आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाइएगा। बिना न्यूमेरिकल्स बनाए हुए आपको फील आने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अच्छे न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। दोनों एक बोर्ड लेवल का बनाते हैं, एक कंपटीशन लेवल का बनाते हैं, तो दोनों काम हो जाएगा। चलिए, एक बोर्ड लेवल का बना लेंगे, एक कंपटीशन लेवल का न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन बोलता है कि कोई बॉडी है और इस पे 2 फोर्स लगा। ध्यान से देखिएगा ना मेरे को, कोई बॉडी है और इस पे कोई आपका फोर्स लगता है। मान लेते हैं ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है, और इन दोनों के बीच का एंगल, टेंशन T1 है और टेंशन T2 है, और इन दोनों के बीच का एंगल हम ले लेते हैं, इसको 53 ले लीजिए, इसको 37 ले लीजिए। अब बोला कि T1 और T2 का x और y कंपोनेंट निकालिए। T1 और T2 का x और y कंपोनेंट निकालिए। x और y कंपोनेंट मतलब T1 cos थीटा और T1 sin थीटा और T2 cos थीटा। मतलब हमको निकालना क्या है, T1 cos थीटा निकालिए, T2 cos थीटा निकालिए, T1 sin थीटा निकालिए और T2 sin थीटा निकालिए। चलिए, ये सब हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिए। अब बोलिएगा सर ये एंगल तो लोचा है, एंगल में 53 और 37, ऐसा एंगल तो हम लोग ना पढ़े हैं ना देखे हैं। देखे तो हैं, समझे नहीं है। देखे तो हैं, समझे नहीं है। चलिए बचपन में ले चलते हैं। बचपन मतलब क्लास 10। क्लास 10 में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते थे। क्लास 10 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते थे कि पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या बोलते थे कि एक ट्रायंगल, और पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग मतलब ही जानते थे कि ये 3, ये 4, ये 5। पाइथागोरस थ्योरम 3, 4, 5, ये तो नॉर्मल पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। इस पाइथागोरस थ्योरम में ये जो रहता था ये 53 डिग्री रहता था, और ये जो रहता था ये 37 डिग्री रहता था। इस पाइथागोरस 3, 4, 5 में ये 53 और ये 37। चलिए कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा b/h, कॉस 37 निकालते हैं। कॉस 37 का वैल्यू होता है ये बेस, कॉस 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5। चलिए साइन 37 निकालते हैं। साइन p/h 3/5। इसी तरह से cos 53 निकालिए। cos 53 ये बेस हो जाएगा ना 3/5। साइन 53 4/5। साइन 53 p/, सही ले लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। साइन 37 b/h। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगर हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे, अगर T1 का कंपोनेंट निकालेंगे तो ये एंगल के साइड में आएगा T1 cos थीटा और एंगल के ऊपर आएगा T1 sin थीटा। चलिए निकाल लेते हैं पहले T1 का। तो हम लोग बोलेंगे T1 cos थीटा, थीटा मीन्स 37 डिग्री। T1 मल्टीप्लाइड बाय cos 37। cos 37 देखिए, cos 37 देखिए, cos 37 कितना है, cos 37 है 4/5। T1 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। चलिए ठीक है। T1 sin थीटा बोलिए। sin थीटा मतलब 37।
T1 यहाँ 37 ले लीजिए, यहाँ 37 ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। T1 कितना हो गया 37 ना, साइन 37 3/5। आगे बढ़ते हैं। T2 का कंपोनेंट ले, ये तो T1 का कंपोनेंट हो गया। T2 का कंपोनेंट इस साइड, T2 cos 53 यहाँ जाएगा, T2 sin 53। चलिए T2 cos 53 डिग्री, मतलब बात करेंगे T2 cos 53 3/5, T2 sin 53 4/5। तो ये इस तरह का कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर T1 और T2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, T1 और T2 का वैल्यू दिया रहेगा, तो हम लोग उसमें कंपोनेंट पुट करके निकाल सकते हैं। T1 और T2 का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग कंपोनेंट पुट करके निकाल सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आए दिन बोर्ड में आते रहता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन में एक बॉडी गिर रहा है। हम इस बॉडी के सेंटर का कंपोनेंट निकालिए। इस बॉडी के सेंटर पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स का कंपोनेंट निकालिए। चलिए देखते हैं। नीचे क्या लगेगा, mg, मास इनटू ग्रेविटी फोर्स, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस mg का कंपोनेंट निकालना है। इस mg का कंपोनेंट एक इधर आएगा, तो ये अगर एंगल थीटा रहता तो ये mg cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट आता mg sin थीटा। मतलब ये फिगर यूं आता, mg cos थीटा और mg sin थीटा। इस टाइप का कंपोनेंट हम लोग बैठा सकते हैं। चलिए ठीक है। अब लेकिन एक बात हम लोग देखते हैं कि इस T1 का वैल्यू क्या, हम लोग ये इस तरह से आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना है, और जो भी वेक्टर को आप रिजॉल्व कीजिएगा, इस वेक्टर में ध्यान रखना है कि एंगल जो हम लोग लेते हैं वो छोटा वाला एंगल लेते हैं। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्स के तरफ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या पढ़ा कि जहाँ पे एंगल होता है एक्स के तरफ cos थीटा ले ले, और जहाँ एंगल है cos थीटा उल्टा में sin थीटा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देने के लिए होता है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। उसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आई जे के टर्म में लिखते हैं। हमने एडिशन सीख लिया। इसके बाद का जो चैप्टर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक गुड बाय, घर में रहिए, स्टे एट होम, थैंक यू। और स्पेशली अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस ऐसे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन, अगर आप सोचिएगा कि सर अगला वीडियो कब दीजिएगा, तो इस नोटिफिकेशन के लिए आपको करना क्या है, मेरे प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास को आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो। आप अगर आपका कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे एट होम।